भूतपूर्व एमएलए साहिबा विमला देवी जी, भाई पवन यादव, सम्मानित मंच, इलाके की आई हुई सरदारी, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों, आज से कोई 10 बरस पहले, मेरी शक्ल दिखाई दीजिए। आज से 10 बरस पहले नवीन जिंदल साहब हमारे एक एमपी हुआ करते थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर करी कि ये जो झंडा सुबह चढ़ाया जाता है, शाम को उतारा जाता है, एक तो ये प्रथा गलत है। अब हम आजाद मुल्क हो गए हैं। हर एक नागरिक को यह अधिकार होना चाहिए कि जो अपने घर के ऊपर चाहे, अपनी गाड़ी के ऊपर चाहे, अपने ट्रैक्टर के ऊपर चाहे, तो वो झंडा लहरा सकता है। और कुछ समय पहले मैं हरियाणा के अंदर भी मंत्री हुआ करता था, तो हमारे पास गाड़ी के ऊपर झंडा लहराया करता था, राष्ट्रीय ध्वज। और इंडियन फ्लैग कोड के माध्यम से यह कानून था कि जैसे ही सूरज छुपे, गाड़ी के ऊपर से झंडे को उतार करके अंदर रख देना चाहिए। 50 बरस आजादी के बाद यह कानून चला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि हर नागरिक के दिल के अंदर जब झंडे की इज्जत है, तो दिन छुपे पीछे कोई भी इसको बेइज्जत नहीं करेगा। झंडा दिन में भी लहराएगा, झंडा रात को भी लहराएगा। जो चाहे उसके दिल के अंदर लहराएगा, जो चाहे उसके घर के ऊपर लहराएगा, जो चाहे उसकी गाड़ी के ऊपर लहराएगा। हम आजाद मुल्क हैं। जैसे विश्व के अनेक मुल्क अपने झंडे को 24 घंटे लहराते हैं, इसी तरह से भारतवासी को भी यही अधिकार होगा। और लोगों ने झंडे अपने अपने घरों के ऊपर लगाने शुरू कर दिए, अपनी अपनी गाड़ियों पे लगाने शुरू कर दिए, ऑटो रिक्शा के ऊपर लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इतना ऊंचा झंडा हमारे दक्षिणी हरियाणा के अंदर कहीं पर भी नहीं था। और आज पवन यादव ने यह कमी पूरी कर दी। मुझे नहीं मालूम कि नवीन जिंदल का झंडा कितनी ऊंचाई रखता है। सबसे पहला झंडा जो उसने फहराया था, जहां मैं एक स्कूल के अंदर था, वो पहले सैनिक स्कूल हुआ करता था, मिलिट्री स्कूल कहा करते थे उसको, उसके अंदर फैलाया गया था। लेकिन मैं ये आज के दिन समझता हूं कि हमारे लिए इज्जत की बात है कि जब हम 75 साल पूरे करने जा रहे हैं कल, तो जो भी हमारे इस हाईवे से गुजरेगा, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहां पे आएगा, देश का आएगा, विदेश का आएगा, सारे के सारे इस झंडे के नीचे से गुजर करके जाएंगे और इसको सलामी दे करके जाएंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं इसको, इस चीज का। आज ये दिन राजनीति करने का नहीं है, आजादी का महोत्सव मनाने का है। 75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए। मैं नहीं समझता कि 5-10% से अधिक लोग यहां पर बैठे होंगे जो सन 47 से पहले जन्मे थे। लेकिन जो 47 के बाद भी जन्मे, उनको याद होगा पहले अपने जीवन के दशक के अंदर कि यहां पर एक सुई भी हमारे को भारतवर्ष की बनी हुई नहीं मिलती थी। सुई भी इंग्लैंड से आती थी, बर्मिंघम से आती थी। और आज के दिन जिस देश के अंदर आज से 75 साल पहले सुई भी नहीं बना करती थी, आज के दिन अंतरिक्ष के अंदर हम सैटेलाइट भेज रहे हैं। एक नहीं अनेक भेज रहे हैं, अपने ही देश की बहुत भेज रहे हैं, और इतने सस्ते दामों के ऊपर भेज रहे हैं कि यूरोप के भी जो रूसी, जो यूएसएसआर हुआ करता था, उसके प्रभाव के जो शक्तिशाली
देश थे, वो कहते हैं रूस से ज्यादा सस्ते के अंदर तो हिंदुस्तान हमारा अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट भेजेगा, वो भी हमारे पास आते हैं। आज अरेबिया के, अफ्रीका के, सिलोन के, बांग्लादेश के, थाईलैंड के लोग हमारे यहां पे आकर के हमारी एकेडमीज के अंदर फौजी वॉरफेयर सीखते हैं। और आज मैंने ये टोपी पहन रखी है, अपने बाबूजी की टोपी है। दूसरे विश्व युद्ध के अंदर मेरे बाबूजी भी कप्तान थे और बर्मा के अंदर तैनात थे। और मैं उनसे पूछा करता था अक्सर कि भाई ये क्या वजह है कि जब फौजी सलूट मारता है तो ऐसे मारता है। बहुत फौजी बैठे हुए हैं, अभी मैंने देखा कि सर्विसमैन भी आए। जो फौजी सलूट मारता है तो सीधे हाथ करके मारता है, हथेली सामने दिख करके मारता है। जब नेवी का जवान मारता है या नेवी का अफसर मारता है तो वो हथेली नीचे करके मारता है। और जब एयरफोर्स का कोई जवान मारता है या कोई अफसर मारता है तो उसका ऐसे होकर के, मतलब ऊपर की तरफ हाथ होता है। तो मैंने पूछा वजह क्या है, किसी को पता है? फौजी बैठे यहां पे, कोई नेवी में भी होगा, कोई एयरफोर्स के अंदर भी होगा। मैं बताता हूं क्या वजह है कि फौज के अंदर जब किसी को कोई सलूट इस तरह से मारता है तो यह दिखाता है कि मेरे हाथ के अंदर हथियार नहीं है, मैं दोस्ती के तौर के ऊपर आपको सलूट मार रहा हूं। यह फौजी का नाता है। जो नेवी से आता है, किश्ती के अंदर रहता है, इंजन रूम में रहता है, उसके हाथ अक्सर काले हो जाते हैं। तो काला हाथ तो किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तो वह हाथ अपना हथेली छुपाता है ऐसे कि कालापन हथेली के अंदर नीचे रखे। और जो एयरफोर्स का होता है वो कहता है आज तो मैं धरती पे हूं लेकिन ऊपर उड़ने वाला हूं, ऐसे जाऊंगा। तो ये वजह है कि तीनों हमारी जो फौजें हैं इनके तीन तरह के सलूट मारने के ढंग है। आज हमने सलूट मारी हमारे देश के झंडे को। जब भी हम नेशनल एंथम बोलते हैं, झंडा लहराते हैं तो सलूट मारते हैं। और मैं आज आपको यूं निवेदन करना चाहता हूं, मैं आज राजनीतिक तौर पे कुछ भी नहीं कहना चाहता, यह भी कहना चाहता हूं कि यहां पर जो भी लोग साथी आए हैं ये देशवासी, देश के प्रेम के नाते यहां पर आए हैं। 75 साल पूरे हुए इसलिए यहां पे आ रहे हैं। इसके अंदर कोई राजनीतिक मकसद नहीं होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, कम्युनिस्ट पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का ना हो। आज का दिन ही राजनीति करने का नहीं है, सारे देशवासियों के लिए एक खुशी का दिन है कि हमारे 75 साल कल पूरे होने जा रहे हैं आजादी के। और क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ मंत्री के तौर के ऊपर, कुछ शौक के तौर के ऊपर मैंने पढ़ा था, तो मुझे एक चीज मालूम चली कि जब 200 बरस पहले अंग्रेज हमारे देश के अंदर आया था, 1803 की लड़ाई जब मराठों के खिलाफ वो जीत गया था, उस टाइम के ऊपर हमारे देश की विश्व के जीडीपी के अंदर 26% हिस्सा था। यानी जब हमारे यहां पे काबिज हुआ पूरे तौर के ऊपर, अंग्रेज दिल्ली पे शख्स बन गया मालिक, तो देश की विश्व की जीडीपी के अंदर 26% हिस्सा था। और 1800 से लेकर के पीछे 1004 साल और चले जाओ, 8वीं शताब्दी से, 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान का 25 से लेकर के 27% हिस्सा वर्ल्ड की जीडीपी में हुआ करता था। 100,000 बरस हमारी माली हालत सबसे बेहतरीन थी, हमको सोने की चिड़िया बोला करते थे। और जब 200 बरस हम पे राज करने के बाद अंग्रेज यहां से गया, हमारे पूर्वजों ने जो मशक्कत करी, जान की बाजी लगा दी, विद्रोह किया, तो हिंदुस्तान का केवल 3% हिस्सा
विश्व की जीडीपी के अंदर छोड़ करके गया। कहां 26% हुआ करती थी हजारों साल, और कहां 200 साल के अंदर भी उसको मुका गया। और जो ब्रिटिश साम्राज्य कहते हैं, आज कहते हैं कि जी हम ब्रिटानिया के लोग हैं, जहां पर हम राज करा करते थे वहां सूरज अस्त नहीं होता। 16वीं शताब्दी के अंदर, 17वीं शताब्दी के अंदर इंग्लैंड के ही वैज्ञानिकों ने या फाइनेंशियल देखने वालों ने बताया कि हिंदुस्तान के कोष के अंदर सालाना 1 लाख पाउंड खर्च हुआ करता था। 1 लाख पाउंड। उस टाइम के अंदर आप देखो कि 1 लाख पाउंड कितना होता था। और अंग्रेज जो हमारे ऊपर राज करके गए, उनको 200 बरस लगे कि अंग्रेज की तिजोरी में 1 लाख रुपए टैक्सेस के तौर के ऊपर उपलब्ध हों। हमारे से 200 साल बाद उनकी हमारी जैसी हैसियत बनी। ये हमारा देश था, ये हमारा देश उन्होंने छोड़ा। और आज के दिन कोविड के उपरांत जब सारा विश्व के मुल्क तिराई कर रहे थे कि हमारे को इंजेक्शन चाहिए, हमारे को वैक्सीन चाहिए, हमने सप्लाई किया, मुफ्त में सप्लाई किया। अमेरिका वाले तो यूं भी कह रहे थे कि अमेरिका ने, हमने ये वैक्सीन डेवलप करी है। और जब उन्हीं का सदर्न अमेरिका यानी कि अर्जेंटीना, ब्राजील, यूरुग्वे, पैराग्वे वगैरह वगैरह, ये लोग जब उनसे वैक्सीन मांग रहे थे तो उनको यूं कहा कि अगर हमारी वैक्सीन में कुछ कमी पाई गई और कोई मर गया तो हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं कराओगे, हमारे खिलाफ कोर्ट के अंदर केस दर्ज नहीं कराओगे, और हमको पैसे नहीं चाहिए। हम तुम्हारे को वैक्सीन देंगे लोगों की जान बचाने के लिए, इसके बदले में अपनी धरती दो हमको। इस तरह का वातावरण कोविड के दौरान ये कंपनियों ने बनाना शुरू कर दिया। और हमारा एक देश था जिन्होंने कहा था हमसे लो, जितनी हमारे को इस्तेमाल करनी है हम रखेंगे, और जितनी हमारी फालतू प्रोडक्शन है वो तुम्हारे को हम मुफ्त देंगे। हमारा नाम रोशन हुआ। आजादी के टाइम पे यूं जो कहा करते थे कि हिंदुस्तान 10 बरस के भीतर खंडित हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, जात पे बट जाएगा, मजहब पे बट जाएगा, भाषा पे बट जाएगा। आज 75 साल के बाद हमारी तरफ लोग दोबारा से एक नेता के तौर के ऊपर देख रहे हैं। माली हालत भी हमारी सुधरी, हर एक आदमी की तो नहीं सुधरी, ये मैं मानता हूं। नौकरी भी, बेरोजगार भी बहुत हुई, लेकिन हमारा जीडीपी पिछले 4 महीने का 8% ग्रोथ रेट है कोविड के बाद। अमेरिका का केवल 2%, फ्रांस का 4%, ब्रिटानिया का 5% या 6%। हम उनसे आगे निकल रहे हैं। सिर्फ विश्वास ये करना है कि ये सारी तरक्की देशवासी मिलकर के कर रहे हैं। इस चीज का विश्वास अगर हमारे को है तो 25 साल के बाद जब हमारी पूरी शताब्दी हो जाएगी आजादी की, हम और मेरे जैसे कोई लोग, मेरी उम्र वाले शायद ना भी हों, लेकिन हमारे अगली पीढ़ी तो होगी, अगर उसको यह विश्वास है कि हिंदुस्तान दोबारा से अपनी वो मुकाम पे पहुंच सकता है जो हजारों साल तक हम थे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के साथ, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस रफ्तार से आज के दिन हम बढ़ रहे हैं, मुझे यकीन है कि विश्व के 3रे नंबर के ऊपर तो कम से कम शताब्दी के दिन हम आ जाएंगे, अमेरिका के बाद, चाइना के बाद। और चाइना को भी लांग गए होते, और अमेरिका को तो लांग ही जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर भी बड़ा टकराव है। हमारे को टकराव से बचना है। मजहब के नाम के ऊपर, जात पात के नाम के ऊपर, भाषा के नाम के ऊपर उन लोगों को नकार देना है।
हमने नेशनलिज्म के नाम के ऊपर लोगों को अपने जाति से लगाना है, जब जाकर के हम बनेंगे। और आज आपको यूं कहना चाहता हूं साथियों, हमारे सौभाग्य हमारे नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री है। हो सकता है कोई कुछ उसके बारे में, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, चलो मैं भूल गया, आज नहीं करनी चाहिए, मैं खुद ही कह रहा था, फिर मैं खुद राजनीति करने लग गया, चलो आज मैं छोड़ देता हूं। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री, बड़ी अच्छी बात है। आज और कोई मैं बात नहीं कहूंगा राजनीतिक तौर की। सभी पार्टियों को साथ लेकर के अगर देशवासी चलते हैं, कभी किसी की आस्था किसी में हो सकती है, कभी किसी की आस्था किसी और में हो सकती है, लेकिन जो भी आस्था किसी की हो, जब देश का सवाल आता है तो पार्टियां कोई मायने नहीं रखती, आदमी कोई मायने नहीं रखता, देश मायने रखता है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज जब हमने ये झंडा लहराया है, जब हमने जय हिंद का नारा बोला है, जब हमने आज के दिन राष्ट्रीय गान गाया है, तो आने वाली पीढ़ियां इस बेड़े को संभालेंगी और हमारे लिए आने वाले 25 साल के अंदर तेज रफ्तार से इस देश को अग्रसर करेंगी। यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी आशा है। और आज का दिन आप सभी को मुबारक। धन्यवाद और जय हिंद।